हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आपके जो बिहार और बिहार पुलिस है, बिहार का जो एग्ज़ाम है TRE 4 एग्ज़ाम है, साथ ही सक्षमता द्वितीय परीक्षा है और यूपी में भी आपकी पुलिस की परीक्षा है। तो इन सभी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमने एक स्टैटिक जीके की सीरीज चलाई है, जिसमें आज हम आपके संविधान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ईयर्स में जो आपके पेपर्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, उन सभी का हमने संकलन इस वीडियो में किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। हमारा पहला है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति नहीं है। तो जो अनुच्छेद 72 है उसके तहत जो राष्ट्रपति होते हैं तो उनकी जो क्षमादान की जो शक्ति है वो परिहार नहीं है, यानी ठीक है। आगे है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो आपका अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत कितने प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें अनुच्छेद 111 के तहत 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ उन्हें प्राप्त होती हैं, ठीक है। आगे है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। आगे है आपका कि संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है। तो जो संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। फिर आता है कि भारतीय के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो जो अनुच्छेद 143 होता है उसके तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से भी परामर्श ले सकता है, ठीक है। आगे है कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद भारत का राष्ट्रपति कौन बना था। तो जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो आपके बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है तो ये जो प्रावधान है आपका वो किस देश से लिया गया है। तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले की सुनवाई कहाँ होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं उनकी जो सुनवाई होती है वो उच्चतम न्यायालय में होती है। आगे है कि राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे कितने माह के अंदर भरा जाना चाहिए। तो जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश जब रिक्त हो जाता है, खाली होता है, तो उसे 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए। थे कि राष्ट्रपति किसको नियुक्ति के लिए वारंट जारी नहीं करते हैं। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए वारंट जारी नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किसको शपथ नहीं दिलाते हैं। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाते हैं। इसी के साथ आगे है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका की जो शक्ति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 53 में है, ठीक है। फिर आता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो 6 वर्ष के तक जो निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे हम कि किसने कहा था कि DPSP संविधान की आत्मा है। तो ये किसने कहा था। तो ये आपके ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। फिर आता है कि भारत की विदेशी नीति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है। तो भारत की विदेशी नीति का अधिकार आपका अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर है कि किस मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये आपके अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य जो 4था है उसमें कहा गया है। फिर है कि मादक पदार्थों पर रोक राज्य लगा सकता है, उसका उल्लेख कहाँ पर है। तो ये उल्लेख आपके अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है कि जो राज्य होता है वो मादक पदार्थों पर रोक लगा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। वही है कि अनुच्छेद 48 में किस बात का उल्लेख है। तो जो अनुच्छेद 48 है उसमें राज्य के कृषि पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों से संबंधित उल्लेख मिलता है। फिर है कि राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो जो राज्य शब्द को परिभाषित है वो आपका अनुच्छेद 36 करता है। कौन सा करता है? अनुच्छेद 36, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जो अनुच्छेद
186 है, अनुच्छेद 186, उसमें आपके विधानमंडल का उल्लेख पूरे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 186 के अंतर्गत आता है। फिर है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो हमारे यूपी में जो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 413 है, ठीक है। फिर आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीट नहीं बढ़ाई जा सकेंगी, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है, तो 84वें संविधान के संशोधन के द्वारा कहा गया है। फिर आता है कि किस राज्य में विधान परिषद सीटें 75 ही हैं, तो ये आपके बिहार राज्य में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 75 हैं। फिर है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 76 है वो आपके महान्यायवादी से संबंधित है। फिर आता है कि वह कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने लगातार 6 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहा था, तो ये जो आपकी इंदिरा गांधी थी वो लगातार 6 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रही थी, ठीक है। इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे कि वह कौन सा प्रधानमंत्री था, तो इंदिरा गांधी हो गया। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, तो जो प्रधानमंत्री है उनके जो संवैधानिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। आगे आता है अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति को कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके 12 राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, वो भी अनुच्छेद 83 के तहत, ठीक है। इसके बाद आता है कि देश में पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो देश में सबसे पहली बार आपके पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का अभी तक का एकमात्र राष्ट्रपति वह कौन है जो द्वितीय चरण की मतगणना में विजयी हुआ था, तो द्वितीय चरण की जो मतगणना में जो विजयी हुए थे वो आपके पहले एकमात्र राष्ट्रपति हैं बीवी गिरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि देश के वह कौन ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर अभी एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, तो जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है वहां पर अभी तक एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत की किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो जो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 99 के तहत की जाती है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इसी सीरीज में कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो जो राष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। आगे है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद तैयार करती है, तो अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद तैयार करती है। किस अनुच्छेद के तहत भारत का बजट राष्ट्रपति के नाम से पेश होता है, तो अनुच्छेद 112 के तहत जो भारत का बजट है वो राष्ट्रपति के नाम से पेश होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है इसी में कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो उल्लेख है वो भारत के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत इस चीज़ों की पूरी प्रावधान किया गया है। फिर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार है, तो जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत की जो प्रकृति है वो आपकी सकारात्मक है, ठीक है। फिर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में कहाँ से स्वीकार किया गया है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के किस अनुच्छेद तक है, यानी कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो उल्लेख है वो आपका 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक है। कितना है? 36 से लेके 51। इसके बाद आएगा कि कंपनी का शासन समाप्त कर महारानी ने भारत का अधिकार क्षेत्र किस अधिनियम के तहत लिया था, तो जो कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त करके तो जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने भारत का जो अधिकार क्षेत्र था वो अधिनियम, जो भारत अधिनियम था आपका 1858, उसके तहत ले लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस शासन अधिनियम को जाना जाता है, तो जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था वो आपका जो अधिनियम है 1909 उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आता है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का जो प्रावधान है वो किस एक्ट के तहत की गई थी, तो 1813 जो 1813 का जो एक्ट था उसके तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इसी में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था, तो जो 1813 का जो अधिनियम था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसी के बाद आता है कि 1813 अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। जो 1813 का जो अधिनियम था
भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। इसके बाद आता है कि भारतीय परिषद में कुल कितने सदस्य थे, तो भारतीय परिषद में कुल आपके 5 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसी के साथ नेक्स्ट है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो सर रॉस वारकर, कौन, सर रॉस वारकर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो संघीय न्यायालय की जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश थी वो आपकी हीरालाल जे कानिया थी। कौन थी, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आगे रहेगा आपका कि कंपनी में वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था, तो कंपनी में जो वैध शासन था वो आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापित हुआ था। फिर है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1757 को। इसी के साथ आगे है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यानी ये कौन सा संशोधन था, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत क्या था कि अगर कोई बच्चा है जिसका जन्म भारत से बाहर होता है लेकिन जो उसकी माँ है वो भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसके बाद आता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार जो संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ था। फिर आता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वप्रथम NRC कराया गया था, तो NRC सबसे पहले आपका असम में कराया गया था। कहाँ, असम में। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे तो आगे है आपका कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार कितने धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, तो 6 लोगों को। ठीक, आगे है कि प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका के रूप में पहली बार संविधान सभा के आगे कब प्रस्तुत किया था, तो जो पहली बार जो उद्देशिका जो हमारी प्रस्तावना थी उसे सबसे पहले जो उद्देशिका के रूप में संविधान सभा के आगे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना की भाषा को भारतीय संविधान में कहाँ से स्वीकार किया गया था, तो जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इसके बाद है कि भारत की प्रथम महिला वकील जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी तो वो आपकी इंदु मल्होत्रा थी। कौन थी, इंदु मल्होत्रा थी जो सबसे पहले आपकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी महिला। ठीक, इसी में आगे रहेगा आपका कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है, तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें अनुच्छेद 124 की धारा 4 व 5 के तहत हटाया जा सकता है। ठीक, आगे है कि अभी हाल ही में भारत 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो हाल ही में जो आपके भारत के 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके NV रमन्ना बने हैं। फिर है आपका कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय व जो उच्च न्यायालय है उनको मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। फिर आता है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था, तो जो 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जो सिक्किम था वो भारत का एक राज्य बन गया था। फिर है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, तो जो नए राज्यों की जो गठन की जो शक्ति होती है उन्हें बनाना कैसे क्या बनना है, उनकी जो सीमा रेखांकन होता है वो संसद के हाथ में होती है। इसी के साथ है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन का निर्माण हुआ था, तो भाषाई आधार पर जो सबसे पहले राज्य का गठन हुआ था वो आपका राज्य आंध्र प्रदेश है। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है वो आपके न्याय का प्रतीक है। ठीक है, फिर आता है कि किसने कहा था कि भारतीय अर्ध संघात्मक राज्य है, तो KC व्हीलर जो थे उन्होंने कहा था कि जो भारत है वो आपका अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो जो अनुच्छेद 312 है उसके अंतर्गत आपका अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं तो वो आप सभी को ही पता है कि डॉक्टर VR अम्बेडकर हैं। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके सरदार पटेल थे, प्रारूप समिति के VR अम्बेडकर थे। वहीं
ही आता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये क्वेश्चन तो सबको ही रटा होगा। आगे है कि कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है, तो जो रेल सेवा है वो आपका एक संघ सूची का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, तो समवर्ती सूची का जो हिस्सा है वो आपका दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता है। आगे है कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो बाजार और जो मेले हैं वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसी सीरीज में आगे हम बढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है, राज्यपाल। ठीक है, आगे है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके एच.जे. कानिया थे। फिर आता है कि भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन किससे प्रस्तुत किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति से प्रस्तुत किया जाता है। आगे है कि राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा के लिए चुने गए जो नामांकित सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का है। फिर है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक एक हैं, तो वो कौन है, तो संवैधानिक निकाय है। इसके बाद है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्राप्त होती है। फिर है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 ईयर्स यानी कि 25 वर्ष है। नेक्स्ट है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो आपकी 25 ईयर्स यानी कि 25 साल की होनी चाहिए आपकी उम्र। फिर है कि भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी, तो जो सरोजनी नायडू थी वो आपकी भारत की सबसे पहली राज्यपाल पद पर नियुक्त हुई थी। फिर है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो हमारे जो संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं वो आपके पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। फिर आता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विवरण दिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विवरण दिया गया है। फिर है कि संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर बच्चे 14 साल से कम हैं, कितने 14 साल से अगर कम है तो उन्हें श्रम यानी कि काम पर रखने की अनुमति नहीं है। आगे है कि कौन सा अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा को कहा जाता है, तो जो आपका संवैधानिक उपचारों का जो सिद्धांत है उस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। वही है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन का जो उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 39 में है। फिर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने धर्म के प्रति अब उन्हें कौन सा धर्म अपनाना है क्या नहीं वो सब उन्हें छूट दी गई है। फिर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राष्ट्रीय स्मारक विरासत और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 49 है। फिर है कि भारत में संपत्ति का अधिकार कब रद्द कर दिया गया था, तो जो संपत्ति का अधिकार था वो रद्द करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वही है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम के तहत आता है, तो जो आपका धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका 25 और 28 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 22 है वो आपके कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। किससे, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। इसी में ही आगे है आपका कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो जो पंचायती राज का जो आपका त्रिस्तरीय गठन जो था वो आपके बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि 1857 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वोत्तम सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। फिर आता है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे जो आपके प्रधानमंत्री थे वो पी.वी. नरसिम्हा राव थे।
आगे है कि किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ है। तो जो राजस्थान है, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। फिर है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र जो है वो 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 21 वर्ष होनी ही चाहिए और उससे ऊपर तो चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं। फिर है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो पंचायतों के लिए कुल आपके 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। वहीं न्याय जो नगर पालिका होती है उसके लिए 11 विषय निर्धारित किए गए हैं। आगे है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची। लास्ट हमारी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुल कितनी विधानसभाएं सीटें हैं? तो दिल्ली में कुल आपकी 70 विधानसभाएं सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी जो सीरीज थी, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।